चलो, हमने अभी तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा है। विल स्टार्ट विथ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें वैसे 3 मेथड है, 2 ध्यान दो, एक अपने आप आ जाएगा। वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसका दूसरा नाम है एसेट बैकिंग मेथड। बड़ा सिंपल है वैल्यू ऑफ शेयर निकालना। आपको पहले ढूंढना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, खत्म, आपको वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। बट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा? ऑल रियलाइजेबल एसेट, यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कंसीडर होगा, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो या नॉन ट्रेडिंग हो दोनों कंसीडर होगा, गुडविल में नहीं कंसीडर होता है। तो ऑल रियलाइजेबल एसेट इंक्लूडिंग गुडविल लिख दिया, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो उसे भी माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल। चलो, इसी तरह से है आपका यील्ड मेथड। यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है तो ERR अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर। पहले तो मैं बता दूं, एग्जांपल देता हूँ। 10,000 शेयर से एक शेयर 10 रुपये का है तो अमाउंट हो गई आपकी 1 लाख। तो ये है आपका नंबर ऑफ शेयर, ये है वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर कितने का, और ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। ये तीनों वैल्यू काम आएगी। हाँ, ये तो काम आ गई पहले फॉर्मूले में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये है वैल्यू पर शेयर, तो यहाँ पे आ गया पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर, और ये भी काम आएगा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो चलो ERR अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर। ERR कैसे मिलेगा ना? व्हाट इज ERR? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये मिलता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। समझा? कैपिटल क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू पर शेयर, तो अमाउंट जो होगी वो इनटू 100, तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा, दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बट ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट, ये तो गुडविल में हम लोग करते थे, इसमें से टैक्स माइनस करो, आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। 2 चीज़ें और माइनस करनी है। वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर, क्वेश्चन बोलेगा। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो, ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका एक टेस्ट ले लेंगे, देखते हैं फॉर्मूला बताते हो क्या नहीं। गुडविल में भी है, इसमें भी है। अब तीसरा फॉर्मूला जो था वो है फेयर वैल्यू मेथड। ये कैसे मिलेगा? पहले यील्ड वैल्यू ढूंढो, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो, यील्ड वैल्यू ढूंढो, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, दैट इज योर फेयर वैल्यू मेथड। डन। चलो, क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़े पेजेस बढ़ा दें। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आपको दिया है 5 स्टार लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 31 मार्च 14। फिक्स एसेट वो भी टेंजिबल दिया है, करंट एसेट दे दिया है, पेटेंट्स दैट इज इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट दे दिया है, कैपिटल इशू एक्सपेंस मतलब शेयर इशू एक्सपेंस दिस इज फिक्टिशियस, ये तो हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। लायबिलिटीज दे दिया है, कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ 12,500 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर 100 रुपीज़ का है। और आगे बोला है इट इज एसर्टेन दैट पेटेंट्स राइट्स आर वैल्यूलेस। वैसे तो मैं ले लेता ये इंटेंजिबल, बट शेयर्स के केस में लेते हैं इंटेंजिबल, बट यहाँ बोलते हैं ये लोग कि ये पेटेंट्स की वैल्यू लेस है, ये इसका वैल्यू ही नहीं कुछ है, तो फिर नहीं लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड। नेट एसेट बोलो, इंट्रिंसिक बोलो, एसेट बैकिंग मेथड बोलो, इज वन एंड द सेम। तो चलो देखते हैं इसके हिसाब से सॉल्व क्या कैसे करेंगे। अब इंट्रिंसिक बोला है तो आपको ये वैल्यू ऑफ शेयर ढूंढने से पहले क्या ढूंढना है? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो और प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी माइनस कर दो। तो चलो, ये है हमारा सॉल्यूशन 10। तो यहाँ पे आ जाएगा
वैल्यूएशन ऑफ शेयर कौन सा मेथड है? नेट एसेट मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये कैसे मिलता है? ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू। इसमें से दो चीजें माइनस करनी है। क्या? लायबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो, अब ऑल रियलाइजेबल एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। एक तो आपका फिक्स एसेट हो गया, दूसरा करंट एसेट्स हो गया। पेटेंट्स तो बोलते हैं वैल्यूलेस है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर होगा। चलो, और फिक्टिशियस भी हम लेते नहीं हैं। तो आपके एसेट्स में तीन आइटम है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। अब किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो जो है वो ले लेंगे 15, 6 और 1। 15 लाख, 6 लाख और 1 लाख, ये तीनों को जोड़ दो तो ये आ गया 22 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज। एक ही आइटम है लायबिलिटीज में विच इज 4 लाख। अब याद रखना, ये लिखो भले हो ना हो, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैबिट रहेगी, ये भी माइनस करना है, नहीं तो भूल जाओगे। तो कितना आया आपका? 18 लाख। दिस इज योर अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। खत्म, हो गया सॉल्व। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी तो मिल गया है 18 लाख। रही बात नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,500। तो 12,500 से डिवाइड करो, कितना आया? ₹144। तो इंट्रिंसिक के मेथड के हिसाब से आपका वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹144। डन। चलो सॉल्यूशन 11 पे चलते हैं। एप्पल लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 14। आपके पास शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, अमाउंट 3 लाख है। तो 3 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 30,000। आगे रिजर्व से लोन है, करंट लायबिलिटीज है, एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट्स है। इट इज ऑब्जर्व दैट फिक्स एसेट आर अंडर वैल्यूड बाय 30,000। ना मुझे वैल्यू कम चाहिए ना मुझे वैल्यू ज़्यादा चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये बोलते हैं आपके एसेट की वैल्यू 30,000 रुपये कम वैल्यू किया गया, तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और आगे बोला है करंट एसेट्स इज ओवर वैल्यूड। हाँ, करंट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो कम कर देंगे। तो मतलब ये दोनों अमाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसे चेंज करके लेना होगा। आगे द एसेट्स आर टू बी वैल्यूड प्रॉपरली, वो कर देंगे हम। It is proposed to issue fully paid shares by capitalization of general reserve in the ratio of 1 share for 3 shares held। देखो, अगर मैं पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहा हूँ तो बदले में मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन अगर मैं शेयर्स दे रहा हूँ और पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने रिजर्व को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना। इसका मतलब आप लोगों को शेयर्स फ्री में दे रहे हो, और जो फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोनस शेयर। तो ये बोनस किस तरह से दिया जाएगा? 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड। हम ढूंढ लेंगे बोनस शेयर कितने। आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, कुछ नहीं है तो इंट्रिंसिक मेथड है, तो चलो सॉल्व करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर
इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इंट्रिंसिक सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप क्या सॉल्व करोगे, अमाउंट अवेलेबल शेयर होल्डर। इसे कॉपी कर ले तो बार बार ये लिखना पड़ता है। चलो, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलता है, ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू। चलो, अब इसमें क्या क्या है, दो ही तो एसेट है, एक है फिक्स एसेट और दूसरा है करंट एसेट। फिक्स एसेट 4,50,000 था और ये 30,000 था, बट चेंज करना पड़ेगा, 4,50,000 और 30। एडजस्टमेंट कह रहा है कि आपका फिक्स एसेट 30,000 रुपये कम वैल्यू किया गया, तो बढ़ा दो, तो ये हो गया 4,80,000। और आपका जो करंट एसेट है वो 2,000 रुपये ओवर वैल्यूड किया है, तो कम करो, तो ये आ गया 28,000। चलो, एसेट मिल गया, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या है, एक लोन भी है और दूसरा करंट लायबिलिटी भी है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है, शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो, तो जो बच गया वो सारा का सारा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लोन और करंट लायबिलिटी, तो लोन और करंट लायबिलिटी, लोन है आपका 50,000, करंट लायबिलिटी आपका 10,000, और इसमें लास्ट में माइनस हो जाएगा लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि नहीं है हमारे पास। एसेट्स का टोटल आ गया 5,08,000, लायबिलिटी का टोटल आ गया 60,000। चलो, माइनस करेंगे तो 4 लाख, दिस इज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हमें फाइंड आउट करना है ए वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू, हमने कॉपी किया हुआ नाम पूरा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपका अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आया 4,48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हमने ढूंढा था 30,000। चलो, 30,000 से डिवाइड किया तो आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 14.99, जो है वही लिखो, 14.93। हाँ हाँ, मतलब इधर तो शेयर्स में तो 10 पैसे 1 पैसे में भी बड़ा प्रॉफिट नुकसान हो जाता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखो। अब हम ढूंढेंगे बी वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो भाई ठीक है, पहले तो बोनस शेयर ढूंढेंगे, तो बोनस शेयर का वर्किंग करेंगे, बोनस शेयर हेल्ड और इश्यू। एडजस्टमेंट कह रहा है बोनस शेयर देंगे 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, तो हेल्ड इज 3, जिसके पास 3 शेयर है उसे 1 शेयर फ्री में मिलेगा, और उनके पास शेयर कितने थे, 30,000, तो 30,000 के बदले में कितने शेयर बोनस के तौर पे मिलेंगे, तो 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो आपको 10,000 शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएंगे, बराबर। तो बोनस के बाद नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर हुए कितने,
एग्जिस्टिंग 30,000 शेयर थे पहले से, अब फ्री में 10,000 शेयर बांटे, तो अब टोटल कितने शेयर हो गए? 40,000। तो अब आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर तो हमारा फॉर्मूला आएगा वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भाई अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर ढूंढा है विच इज़ 4,48,000 और अब शेयर हो गए 40,000। तो 4,48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स, तो कितना रुपया आया? 11.2। हो गया, सब खत्म, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12। चलो देखते हैं क्या बोला। The following are the summarized balance sheet of Rishi Limited as on 31st December 12। इक्विटी शेयर है 10 रुपये का, एक अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड करो तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल गए 50,000। रिजर्व्स में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर और टैक्स है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। फर्दर बोला है द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। ये आ गया आपका, कहाँ काम आएगा? यील्ड मेथड में। ERR अपॉन NRR के उस वक्त पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर जब ढूंढते हैं तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना किया है क्वेश्चन ने बोल दिया, विच इज 20%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया। ये क्या काम आएगा? तो भाई एवरेज प्रॉफिट से तो शुरू करेंगे, तो ये 3 साल के प्रॉफिट की मदद से एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। मशीन इज वैल्यूड एट 3,20,000। चलो भाई मशीन की वैल्यू लेते वक्त ध्यान रखना चेंज हो गया वैल्यू, तो 3,20,000 एग्रीड वैल्यू इज 3,20,000 बोलेंगे। एवरेज यील्ड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%, तो ये 20% इज योर NRR, तो यहाँ पे काम आ जाएगा इंट्रिंसिक में। फिर आपको दिया है टैक्स रेट 50%, ये भी काम आ जाएगा, टैक्स चाहिए हमें 50%। Calculate the value of one equity share on the basis of intrinsic yield fair value। अब आ गया फुल फिल सम। चलो तो पहले हम सॉल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कौन सा मेथड है? पहले हम सॉल्व करेंगे इंट्रिंसिक। ये हमें पता चल गया है जब भी इंट्रिंसिक सॉल्व करना है तो आपको पहले ढूंढना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? ऑल रियलाइजेबल एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू। अब जब ये फाइंड आउट करेंगे तो मुझे सारे एसेट लिखने, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो, नॉन ट्रेडिंग हो, सब, बस फिक्टिशियस मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक नाम पढ़ते हैं, फिर तो मुझे बता देना। बस प्लांट की वैल्यू चेंज हुई है, जो हो गया है आपका 3,20,000। प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, तो ये एसेट आ गए। प्लांट 3,20,000 हो गया। उसके बाद क्या है?
फर्नीचर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, कितना है 1 लाख। स्टॉक इसकी वैल्यू कितनी है 6,20,000। उसके बाद डेटर इसकी वैल्यू कितनी है 2,06,000। कैश इन हैंड 3,400। कैश एट बैंक 4,34,000। चलो डन। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अरे बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो, जो बचा हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटी है। शेयर्स रिजर्व छोड़ दिए तो बचा क्रेडिटर और टैक्स। तो हमने लिखा क्रेडिटर, फिर लिखा हमने टैक्स, और क्या लेस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तो है ही नहीं, बराबर। क्रेडिटर कितना है 4,09,400। टैक्स कितना है 1,97,000। चलो एसेट का टोटल बताओ। याद रखना टोटल तो नहीं बता रहे ना। 16,03,000 था। अच्छा ठीक है, तुमने ऐड करके प्रॉपर बताया। मुझे लगा ये वही वैल्यू, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, सर सारे आइटम तो ले लिए, यही बता दो ये। हाँ, तो उसमें चेंज हुई है वैल्यू, तो वेरी गुड। कितना है टोटल 83,400। लायबिलिटी 6,06,400। प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो आपका कितना आया अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 10,77,000। डन, खत्म। जब अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर मिल गया है तो वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू, अरे किस्मत खराब। चलो, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आ गया अमाउंट अवेलेबल इज 10,77,000 और नंबर ऑफ शेयर है आपके 50,000। तो चलो भाई 50,000 से डिवाइड करो, इंट्रिंसिक के हिसाब से कितना आया 21.54। डन। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अब कौन सा मेथड है, यील्ड वैल्यू मेथड। अब पहले एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखाता हूं। तो याद रखो वैल्यू ऑफ शेयर तो सबसे लास्ट में ढूंढेंगे। ERR तो तब मिलेगा जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होगा। तो समझो ये पहले ढूंढना है। कैसे मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी एवरेज, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर टैक्स। जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया माइनस करो, प्रेफरेंस शेयर है तो उस पर डिविडेंड माइनस करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। एक बार ये मिल गया तो उसी को इस्तेमाल करके इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ERR मिल जाएगा। एक बार ERR मिल गया तो ये भी आपके पास क्वेश्चन में है और ये भी आपके पास क्वेश्चन में है, तो आपको यील्ड वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यील्ड मेथड से जब आप फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स,
तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट अगर आप कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो माइनस कर दो ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी माइनस कर दो। अब ये प्रेफरेंस शेयर हम लोग क्यों हटाते हैं? प्रेफरेंस शेयर भी हटा देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटा देते हैं, क्योंकि हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इस वजह से प्रेफरेंस शेयर का नामो निशान हटा दो। चलो अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा। तो आपके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया है, इसका टोटल करो जरा। 275 प्लस 394 प्लस 366 10,35 और 3 साल का डेटा दिया है, तो ठीक है 10,35 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 3,45,000 आता है टैक्स, और टैक्स का रेट दिया आपको 50%। तो भाई ठीक है @50%, तो 345 का हाफ कितना हुआ? 172,500 माइनस किया तो बचा 172,500। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व, यस 20% बोला है आफ्टर टैक्स पे, तो यस हमारे पास आफ्टर टैक्स ही है। इसका 20%, 172,500 का 20%, 34,500 माइनस किया। प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से होगा? चलो 172,500 में 34,500 माइनस करो, 1,38,000 डन। एक बार ये मिल गया तो आपको ERR ढूंढना है। तो सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे ERR, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। अब प्रॉफिट तो हमें मिल गया है 1,38,000। रही बात इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख, तो 5 लाख से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 27.6%। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली बात है परसेंट में आएगा आंसर। चलो हो गया हमारा 99% काम, 1% बाकी है विच इज वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू ERR अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर का वैल्यू। ठीक है ERR ढूंढा हमने 27.6, NRR क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ एवरेज यील्ड है 20%, तो ठीक है 20 इंटू एक शेयर कितने का है? तो यहाँ पे लिखा है एक शेयर है 10 रुपये का, तो चलो 10 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? ₹0.8। यही अगर हम इंट्रिंसिक के हिसाब से देखें तो इंट्रिंसिक के हिसाब से आ रहा था 21.54, यील्ड के हिसाब से आ रहा है 13.8। एक फॉर्मूला और बाकी है विच इज फेयर वैल्यू मेथड। तो थर्ड फेयर वैल्यू मेथड, ये है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यील्ड वैल्यू तो मुझे पता है 13.8 और इंट्रिंसिक था हमारा 21.54 डिवाइडेड बाय 2, तो ₹17.67। खत्म, इजी है, मेहनत है।
अरे पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अगर स्ट्रक्चर याद है तो सिर्फ फिल ही तो करना है, कुछ भी अलग नहीं आएगा। अलग आएगा तो देख लेंगे, अब आएगा, अभी भी नहीं आएगा, आगे आएगा। ये तो सेम सम है जो अभी किया, इसमें एक ही फ़र्क है, तुम कर लेना, एक ही फ़र्क है कि बस एक शेयर 20 रुपये का है, वही ढूंढना है। इंट्रिंसिक यील्ड फेयर भी ढूंढ सकते हो तुम लोग। ट्रांसफ़र हो रहा है 20%, आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, एवरेज मिल जाएगा। मशीनरी की वैल्यू चेंज हो गई है और आपका NRR 20% है, टैक्स 50%, सेम ही तो है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है। इसकी फेयर वैल्यू निकाल लो, दो ही तो है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 ही तो करना है। तो टाइम पास करना है कि कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, मैं वो देख रहा हूँ गुडविल निकालने के लिए कब बोला जाए। हाँ आ गया। मैं इसमें खतरनाक चीज़ें क्या क्या वो बता देता हूँ जो अभी तक नहीं आया। एक तो ये इन्वेस्टमेंट है, हम गुडविल निकालते वक्त कंसीडर नहीं करते, शेयर निकालते वक्त कंसीडर करेंगे। गुडविल दे दिया है, हम गुडविल निकालते वक्त इंटेंजिबल नहीं लेते। हाँ, शेयर्स कैलकुलेट करते वक्त गुडविल लेते हैं, लेकिन ये वाला गुडविल नहीं जो हम कैलकुलेट करेंगे वो। अगर यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में, तो यही गुडविल शेयर्स के टाइम पे ले लेंगे। और दे दिया है, ये बोल दिया है आपको गुडविल निकालने के लिए, डन। और कुछ भी नहीं इस सब में। तो ये देखते हैं अभी हमारा काम क्या बन जाएगा, कौन सा मेथड बोला पहले देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने बोला, बराबर। तो पहले गुडविल निकालेंगे और इंट्रिंसिक निकालते वक्त वही गुडविल को इस्तेमाल करेंगे, डन। तो चलो पढ़ते हैं अब क्वेश्चन। The balance sheet of Gayatri Limited as on 31st December 14 was as follows. 90,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का। आ गया जिसका इंतज़ार था। अभी तक किसी सम में प्रेफरेंस शेयर नहीं था, इस बार है। प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट बताओ। अरे प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट बताओ, 4 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट बताओ। एक तो ना तुम्हें पता है और तुम बोलते नहीं हो, रॉन्ग ही बोल दोगे और क्या जाएगा। बोलो, मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर कितना है, तुमने बोला 4 लाख। मैंने पूछा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, डर क्यों रहे हो? वो 10% क्या लिखा है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो आपको 10% निकालना है 4 लाख पे, कितना हुआ? चलो, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे दिया है, बाकी के तीनों हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश। यहाँ पे 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोला है 90,000 का, बट उसका फेस वैल्यू है 80,000। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आपका फेस वैल्यू, और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला किसी सम में, बस इतना ध्यान रख लो इस चीज़ को। फेस वैल्यू दिया रहेगा, गुडविल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट लेना है नहीं लेना है, शेयर्स के टाइम पे लेना है, हमें ट्रेडिंग चाहिए। चलो आगे देखते हैं। द एसेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी हो गया 7,50,000। The normal rate of return on capital employed for valuation of goodwill is 10%, तो NRR दे दिया। Goodwill should be valued at on the basis of 3 years purchase of super profit of the company. The average annual profit of the company is 1,80,000। कितने अच्छे लोग हैं, एवरेज निकाल के दे दिया। 40% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग, हमारी जो बिल्डिंग है 3 लाख की, इसमें 40% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग is treated as नॉन ट्रेडिंग एसेट, क्योंकि उसके ऊपर हमें 15,000 रुपये रेंट मिल रहा है, बिकॉज रेंट ऑफ 15,000 इज कलेक्टेड एनुअली फ्रॉम द बिल्डिंग। हमें गुडविल निकालते वक्त ट्रेडिंग आइटम चाहिए, टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट चाहिए होता है,
बराबर। तो नॉन ट्रेडिंग आइटम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है सम सॉल्व करते वक्त पता चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, इग्नोर टैक्सेशन। तो चलो पहले तो गुडविल निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने इतने सम कराए हैं तुम्हें गुडविल के, सुपर प्रॉफिट कई बार किया है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एफएमपी, वेरी गुड। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड। फिर एनआरआर क्वेश्चन में दिया होगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से मिलेगा। फिर सुपर प्रॉफिट एंड देन फिर गुडविल मिल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले ढूंढेंगे एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये शुरू ही होता है हमारे एवरेज प्रॉफिट से। कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1,80,000। तो लो भाई हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 बराबर। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफएमपी, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे इसमें से। अब देखो ये जो लास्ट लाइन दी है इसी के लिए दी है। बोलते हैं 40% ऑफ द बिल्डिंग नॉन ट्रेडिंग है क्योंकि उसके ऊपर हमें 15,000 का रेंट मिल रहा है। ये तो नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना। अगर मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद लूँ तो ये इनकम मुझे थोड़ी होने वाली है, मुझे नहीं आदत है भाड़े पे देने की जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा, निकालो इसको, लेस रेंट ऑन बिल्डिंग विच इज 15,000। और एक चीज, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्वियस ही बात है आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ये तो तुमने किया ना इन्वेस्टमेंट। मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीदूंगा तो ये मैं थोड़ी ना, मैं तो लेके नहीं जाता तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया, इसके ऊपर जो इनकम कमाई जा रही है वो भी नॉन ट्रेडिंग हुई, उसे भी निकाल दो। अब ये जो फेस वैल्यू दिया है ना ये इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करो, वैल्यू बढ़ जाए कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड हमेशा आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा, इंटरेस्ट आपको हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो ये जो 6% आपको मिलेगा ये किस पे मिलेगा? 80,000 पे। तो उसको ये जो पर्सन है गायत्री लिमिटेड, इसको 80,000 पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा था जो हमारे काम का नहीं क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग है। तो लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फेस वैल्यू 80,000 था, उसके ऊपर 6% कितना? 4,800 हो गया ख़त्म। यही तो दो एडजस्टमेंट दिए थे, मिल गया एफएमपी कितना? 1,07,060, 1,60,200 डन। सेकंड हम ढूंढते हैं एनआरआर। ये तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो जो जो लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना वो काम कंप्लीट कर दिया हमने। ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमने कंसीडर कर लिया है, उसके बाद ये रेंट हमने कंसीडर कर लिया है बराबर। ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 10%। तो हमें एनआरआर दे दिया है 10%। थर्ड हम क्या ढूंढते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैसे मिलेगा? टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट, इसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स मतलब इनटेंजिबल मत लो। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग लो, प्लांट एंड मशीनरी लो, ये भी नॉन ट्रेडिंग मत लो। टेंजिबल और ट्रेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग भी हट गया। स्टॉक, डेटर और कैश। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश। लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। डन। अभी जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसमें पंगा क्या है पता, कि भाई 40% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग। तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का 60% लेना चाहिए क्योंकि वही ट्रेडिंग हुआ, बट यहाँ पर तो बोलते लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख हो गई है। तो ठीक है, मैं 2 लाख पे ही कैलकुलेशन करूँगा और इसका सिर्फ 60% लूँगा क्योंकि 40% नॉन ट्रेड है। कितना है, 1,20,000। उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई 7,50,000, तो हमने यहाँ पे ले लिया 7,50,000। स्टॉक डेटर कैश पे कोई पंगा नहीं है, तो स्टॉक डेटर कैश हो गया 5 लाख, 4 लाख और 60,000। 5 लाख, 4 लाख और 60,000। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में है डिबेंचर, क्रेडिटर, टैक्स। तो आ गया डिबेंचर, क्रेडिटर और टैक्स। डिबेंचर कितना है, 240, 250, 30, 240, 250 और 30। जरा एसेट का टोटल बोलो, 18,30,000 और ये टोटल कितना है, 5,20,000 माइनस करो 13,10,000। डन। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया, थर्ड स्टेप हो गया। पहला था एफएमपी, फिर एनआरआर, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 13,10,000, एनआरआर कितना था आपका 10%, तो 13,10,000 का 10% इज 13,100, वही तो 1,31,000। फिर आ जाएगा हमारा फिफ्थ सुपर प्रॉफिट, ये मिलता है हमें एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है 1,31,000, एफएमपी हमने पहले ही ढूंढा है 1,60,200। तो 1,60,200 कितना आया, 29,000। लो भाई सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल मिल जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट तो मिल गया 29,200, कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है, 3 इयर्स परचेज। सारी लाइन अंडरलाइन हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इयर्स कितना आ रहा है, 87,000। लो भाई अभी तक तो हमने सिर्फ गुडविल ढूंढा है, अब हम ढूंढेंगे शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ, ये आता है कौन सा मेथड, इंट्रिंसिक बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है। मैं वापस से तुम्हें फॉर्मूला दिखाता हूँ, धुंधला धुंधला हो गया रहेगा तुम्हें फॉर्मूला। इंट्रिंसिक मेथड में आपको पहले ढूंढना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ऑल रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और फिर आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। तो चलो
तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑल रियलाइजेबल एसेट वो भी एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दो, गुडविल के वक्त क्या लिखा था मैंने, टेंजिबल और ट्रेडिंग एसेट चाहिए। यहाँ पे इनटेंजिबल सब भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग भी चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो गुडविल निकालते वक्त हमने पूरा देख लिया। यहाँ पर सबसे पहला आइटम आएगा गुडविल, जो आपने कैलकुलेट किया अभी अभी 87,600, और उसके बाद बाकी के सारे एसेट आ जाएंगे। वो हमने एसेट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर। हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, बराबर। उसके बाद बाकी सारा डेटा यही चाहिए मुझे, स्टॉक, डेटर्स और कैश। फर्क समझा, स्टॉक, डेटर, कैश, क्लियर। बस गुडविल एक आएगा और ट्रेडिंग टेंजिबल भी आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में देखा वैल्यू 2 लाख था, बोला 40% नॉन ट्रेड है, हमें कोई लेना देना नहीं शेयर्स के टाइम पे, ट्रेड हो नॉन ट्रेड, हम पूरा 2 लाख लेंगे। ये 7,50,000 है प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू, तो ये 90,000 आ गया। स्टॉक, डेटर, कैश 5, 4, 60, 5 लाख, 4 लाख और 60,000। इसमें से माइनस हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास 3 आइटम है, जो गुडविल के टाइम पे लिए थे वही ले लो, और जो वैल्यू है वो सेम लेनी है। चलो, और इसमें से एक और चीज़ माइनस होती है, क्या बताओ, लेस प्रेफरेंस, और इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, दिस इज 4 लाख। डन, चलो हो गई कहानी खत्म। ये कितना आ रहा है, हाँ, 20,87,600, 5,20,000। चलो कितना आ रहा है, नहीं सुना, 11 लाख, 20,87,600 माइनस 5,20,000 माइनस 4 लाख, 11,67,600। तुम लोग दोनों क्यों कंफ्यूज थे, तूने कितना बोला था, ऐसा कौन सा 20,000 खा गया। चलो मिल गया हमें अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कहानी खत्म, सॉल्व। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू, आ रहा है क्या, अरे अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तुम लोग मत एग्जाम में शॉर्टकट लिखना, एक ही सम सॉल्व करना, वो भी सत्यानाश हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपका अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आया 11,67,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर है 90,000, कितना आ रहा है 12.97। डन,
अरे जब लगे हाथ इंट्रिंसिक हो गया तो यील्ड भी सॉल्व कर देते हैं यही सम का। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर आप पूछा नहीं है, इतना किया है तो ये भी हो जाएगा तो ग्रुप आ जाएगा। यील्ड मेथड हाँ, क्या ढूंढते हैं सबसे पहले? ERR। ERR से भी पहले, वेरी गुड, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो हाँ, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया, हम लिखेंगे लेस टैक्स, तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर आ जाएगा आपका लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। फिर ERR ढूंढेंगे कैसे? प्रॉफिट अवेलेबल, यही जो भी ढूंढा है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, ये मिल जाएगा। तब जाके आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू ERR अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, तो इतना ही काम है बस। तो चलो, एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया था क्वेश्चन में, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 1,80,000। बोलते हैं इग्नोर टैक्स, तो इग्नोर कर दिया। कहाँ बोला इग्नोर टैक्स? ये 1,80,000। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही था ना, कुछ नहीं बोला तो बिफोर टैक्स। चलो आगे, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं बोला, क्या ले लें, डाल देंगे एडजस्टमेंट इसमें। चलो 20%, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अरे अपना ही क्वेश्चन है, कैसे भी बनाओ। 20%, तो लो भाई 20% 1,80,000 का 36,000। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होगा। 4 लाख प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट है, 10% वाला है, तो 4 लाख, इसका 10% इज 40,000। चलो 1,80,000 में ये दोनों माइनस करो, 1,04,000। तो लो भाई यहाँ पे आ गया 1,04,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख है, इंटू 100, हाँ 7.5, तो 11.56 हो जाएगा। डन। अबे स्कूल नहीं गए क्या? वहाँ पे तो बताते थे राउंड ऑफ करना। चलो ERR है 11.56, NRR दिया है ना 10%, ये रहा। और एक शेयर कितने का? इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 का। चलो बताओ, ये हो गया सेम। डन। चलो और देखते हैं क्या है। फेयर वैल्यू भी निकाल दे, खेलना है अभी तुमको लगता है सिर्फ। चलो चलो, हाँ अभी मजा आएगा। क्वेश्चन 15,
पेजेस बचे भी क्या नहीं? एक ही बार भर देते हैं। चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन 15 बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जेरी लिमिटेड 30 सितंबर। 5000 इक्विटी शेयर 100 का है, रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, और इस बार आ गया है फिक्टिशियस एसेट जिसे हम ना गुडविल के टाइम पे कंसीडर करेंगे ना शेयर्स के टाइम पे कंसीडर करेंगे। आगे बोल दिया है द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द 5 years ending 30th September 2014 were as follows: 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 13, 14 का हमें प्रॉफिट दे दिया। The profit of 2009-10 was 20,000 less due to loss by theft। मतलब चोरी हर साल तो होती नहीं है, तो ये लॉस हम कंसीडर नहीं करेंगे गुडविल के टाइम पे। इन्होंने ये 20,000 माइनस करके बताया है कि आपका प्रॉफिट है 220, तो मुझे ये 20,000 रुपया एड बैक करना होगा क्योंकि लॉस बाय फायर इज नॉट रिकरिंग आइटम, ये तो कभी भी लग सकता है, हमेशा तो लगेगा नहीं। आगे एंड द प्रॉफिट ऑफ 11-12 का प्रॉफिट इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई तेरा इन्वेस्टमेंट तूने बेचा, मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो ये इनकम मेरी अलग होगी तेरी अलग है, तो ऐसी इनकम को भी कंसिडर नहीं करना है, तो इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो एडजस्टमेंट करना है ना, तो ये एडजस्टमेंट किस पे करते हैं हम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, और इन्होंने कौन सा प्रॉफिट दिया है? आफ्टर टैक्स, तो पहले इसे बिफोर में कन्वर्ट करना होगा। याद है ना गुडविल के टाइम पे बहुत सम किए ऐसे। नेक्स्ट बोल दिया लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड 15 लाख, ठीक है, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट 10 a return of 10% on tangible capital employed before adjustment is considered reasonable, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। उसके बाद बोला है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑल्सो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड हैज बीन सब्सिक्वेंटली अप्रूव एंड पेड। हो भैया ये पेड कर चुके हैं हम, तो इसे मत लेना लायबिलिटी में। डन। अब सबसे बड़ा पंगा ये है कि टैक्स रेट नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, खुद से नहीं डाल रहे हैं, मिस हो गया टाइप करने में, तो क्या ले बोलो टैक्स 50% ना। अरे शाणे हो तुम लोग, मगजमारी कम हो जाएगी सॉल्व करने की, ठीक है। तो पहले तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, 5 years परचेज सुपर प्रॉफिट। लो भाई तुम्हारा यहाँ पे तो गुडविल भी सॉल्व हो रहा है साथ में, बड़ा लंबा चलेगा सम ये। सॉल्यूशन 15 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये लास्ट ही होगा सम आज। सुपर प्रॉफिट मेथड मुझे लगा खत्म कर दूंगा आज। हाँ कल शुभ दिन है ना। चलो अब थोड़ा मदद करो तुम मुझे, तुम्हें पता होना चाहिए पूरा क्या करना है, एक एक स्टेप हर एक का मौका देंगे। चलो कोई भी बोलो, क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ उधर से चालू करो। पहले एफएमपी फाइंड आउट करेंगे। एफएमपी पंगा ये है कि ये प्रॉफिट जो दिया है ये आफ्टर टैक्स है, इसे बिफोर में कन्वर्ट करना होगा। कितने साल का प्रॉफिट है? 5, तो लो बना दिया टेबल। एक, 2, 3, 4,
और ये 5। कहाँ से दिया है? 9 10 से। 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 आपको दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अब ऐड करना पड़ेगा, रिवर्स चल रहे हैं, टैक्स एट द रेट 50%, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई आप टैक्स तो बिफोर टैक्स में कैलकुलेट करते हैं, तो समझने वाली बात है, ये 100% होगा। टैक्स आपका 50% है, तो आफ्टर टैक्स कितना बचा? 50। याद है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। हम बस उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको कौन सी अमाउंट दे दी है? आफ्टर टैक्स दे दिए, तो 2,20,000 2,50,000, चलो 2,20,000 2,50,000 170 1,75,000 3 लाख और 1,60,000 3 लाख और 1,60,000। तो भाई 50%, ये 50% डिडक्ट होने के बाद 50% बचा, तो दोनों सेम रहेगा ना वैल्यू। तो ये भी 2,20,000 2,50,000 175 3 लाख 1,60,000 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,40,000 5 लाख 3.5 लाख 6 लाख 3,20,000। हाँ, अब हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो बोला है। अब बाद में इसको आफ्टर टैक्स भी बनाना है, याद है ना। चलो, बोलते 2009-10 में एक ऐसा लॉस था जो चोरी की वजह से हुआ है, तो ऐसा लॉस हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐड बैक करो, ऐड लॉस बाय फायर 9-10 में कितना अमाउंट था? 20,000 ना, तो 20,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद 11-12 में एक ऐसा प्रॉफिट है जो इन्वेस्टमेंट बेच के आया है 30,000, तो ये निकाल दो ऐसा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 ना, तो 30 निकाल दिया, हो गया, कहानी ख़त्म, बराबर। बाकी के प्रॉफिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गया 4,60,000, ये 5 लाख, तो माइनस किया ना, तो 30 माइनस करो, मैं ब्रैकेट देता हूँ हर बार यहाँ पे, 3,20,000, ये 6 लाख, ये 3,20,000। तो मैं निकालूंगा अब एवरेज प्रॉफिट, जरा ऐड करो, ये पांचों का टोटल करो, पक्का। ये प्रॉफिट, ये मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसे अच्छे से लिखते हैं, ये है एडजस्टेड, हम निकाल रहे हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो भी बिफोर टैक्स। डन। हाँ, टोटल कितना बोला तुमने? 22 लाख। 22 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल है ये, तो 5 से डिवाइड, ये 4,40,000 आया, बट ये बिफोर टैक्स है, तो हमें माइनस करना है टैक्स। अब वही टैक्स है जो 50%, याद है सम किया था गुडविल के टाइम पे, पहले 40% था, फ्यूचर में 50, तो लास्ट में हमने 50 लिया, इधर कुछ नहीं बोला है, तो जो चल रहा है टैक्स वही, तो 50% माइनस किया तो 2,20,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका FMP आया 2,20,000। डन। चल, FMP पहला स्टेप हो गया, अगला स्टेप बोलो। NRR कितना बोला? NRR कहाँ बोला यार? हाँ, 10%। फिर हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड,
हाँ, तो गुडविल के वक्त जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाएगा वो होगा टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट, वो भी एट एग्रीड वैल्यू, मतलब एडजस्टमेंट जो बोले चेंज करके वैल्यू वो लेना। अब हमारे पास एसेट क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, बराबर। लायबिलिटी में ये तो पेड हो चुका है, तो बैंक लोन, क्रेडिटर, टैक्स। बैंक लोन लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी में बैंक लोन, क्रेडिटर, टैक्स, ये है आपका लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। डन। चलो अब वैल्यू लेंगे जो एडजस्टमेंट बोलेगा। हमने इतना पार्ट खत्म कर दिया है, डन, इतना पार्ट खत्म हो गया हमारा। आगे बोला है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 15 लाख, तो लो भाई लैंड एंड बिल्डिंग लिखा 15 लाख, बराबर। आगे, और ये तो टेंजिबल, ये 10% तो NRR दिया, और किसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ठीक है। मशीनरी 2 लाख, 3 लाख, 180, 2 लाख, 3 लाख, 180, 210। लायबिलिटी, बैंक लोन 250, 1 और 2, 250, 1 लाख और 2 लाख। चलो ये कितना है? 23,90,000, और ये आ रहा है 2, 3, 4, 50, 5, 50, बराबर। कितना बचा? 18,40,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। तो स्टेप नंबर 1, 2, 3 हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 18,40,000। NRR कितना था? 10%, 1,84,000 आया। फिर इसके बाद पांचवा स्टेप क्या है? तुम मुझे से सॉल्व करवा रहे हो सम, मतलब तुम्हें आ गया ये, हाँ? कल लूंगा ना एक सम जो पेंडिंग, फिर टेस्ट लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता है हमें 184, और FMP कितना था? 220। तो ये आ गया आपका कितना? 36,000। तो मिल जाएगा हमें क्या? गुडविल। कैसे मिलेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नहीं दिया? ऐसे कैसे नहीं देंगे? 5 ईयर्स परचेज वर्ड्स में लिखा है ना, तो अपना ध्यान ही नहीं जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका गुडविल कितना? कितना? 1,80,000। लो भाई गुडविल हो गया। अब शेयर्स का वैल्यू ढूंढेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक मेथड, डन। क्या ढूंढते हैं इसमें सबसे पहले? इतना सम हो गया, अभी एसेट सब ले लेंगे। तो मैं ऐसा लिखूं, एसेट सब ले लेंगे, अमाउंट अवेलेबल
अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर, माइनस क्या करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज और माइनस क्या करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस इसमें एक आइटम एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या 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 आएगा, लिखूं क्या, एक एक्स्ट्रा आइटम और लिखते हैं शेयर कैलकुलेट करते वक्त। मतलब देखो ये जो है, वेरी गुड बॉय, इन्वेस्टमेंट दिया क्या इस क्वेश्चन में, ये तो मैं पूरा लूंगा, ठीक है, और यही वैल्यू एग्रीड वैल्यू चाहिए हमें। वेरी गुड, गुडविल, गुडविल शेयर साथ में कैलकुलेट करने बोल रहे तो ऑब्वियसली बात है गुडविल लेना ही लेना है आपने। गुडविल कितना कैलकुलेट किया था अभी आपने, 1,80,000, बाकी तो सेम है, इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो बाकी तो सेम लेना है। तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, 2390 में 180 जोड़ देना है, कितना आया ये 25,70,000। इसमें हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है क्या प्रेफरेंस शेयर, नहीं है तो डैश। तो आप बताओ कितना आ रहा है, 20 लाख 20,20,000, डन। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, अब हो गया ना, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर मिल गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अब बताओ इधर क्या लिखते हैं, ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू, सिर्फ एक ही आइटम एग्रीड वैल्यू पे था विच इज लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, बाकी सब बुक वैल्यू पे उठा लिया। हो गया सम सॉल्व खत्म। वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डन। ये आ गया 20,20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 5,000। अरे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, कितनी, 404 रुपये, समझा, चलो।